शुरू करो। अच्छा भाई, आज हमने एग्री किया था कि थोड़ा सा पॉज, खामोश, थोड़ा सा पॉज लेते हैं और आज आधा पौना घंटा सिर्फ पिछली बातें करेंगे। और पहले तो कल का ना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। पेज 808 हमारी डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट कल वाली पेंडिंग है अभी तक, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज भाई भी आ गए हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पॉइंट 5 यार, ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, पॉइंट 5। और अगर तो आपको घर में ये समझ आ गया था ना तो फिर तो कमाल है। ये इन ट्रांजिट वाला चक्कर नहीं है। इसकी ड्राफ्टिंग जरा देखें क्या है। द करंट अकाउंट, एक क्लास में मैंने आपसे बात की थी। करंट अकाउंट का मतलब होता है आपस के बैलेंसेस पेरेंट और सब्सिडरी के। द करंट अकाउंट ऑफ टू कंपनीज, कौन? पेरेंट और सब्सिडरी, वर रिकंसाइल्ड एट ईयर एंड। वर रिकंसाइल्ड एट ईयर एंड का मतलब है देयर इज नो रिकंसाइलिंग आइटम। देयर इज नो रिकंसाइलिंग आइटम। क्या मतलब? जरा बात कर से सुनिएगा। आपने बैंक में फोन किया, यार मेरे मुताबिक बैंक में ना इस वक्त मेरे अकाउंट में कोई 27 रुपए पड़े होने चाहिए। तो बैंक ने अकाउंट देखा, बैंक ने कहा जी बिल्कुल 27 रुपए पड़े हैं। इसका मतलब है ना कोई अनप्रेजेंटेड है, नॉन क्रेडिटेड है। याद आ रही होगी इंट्रो। देयर इज नो रिकंसाइलिंग आइटम। और आप कहेंगे ओके अल्हम्दुलिल्लाह माय बैलेंस इज रिकंसाइल्ड। ये जो लफ्ज है ना रिकंसाइल्ड, इसका मतलब है देयर इज नो प्रॉब्लम, यानी देयर इज नो इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट कोई चीज नहीं है। द करंट अकाउंट्स ऑफ टू कंपनीज वर मैच्ड, रिकंसाइल्ड की आसादा इंग्लिश लें, वर मैच्ड एट ईयर एंड। हमने कहा अच्छा चलो बता दो, मैच तो हो गए, लेकिन वैसे पूछ रहे हैं किसने किसको पैसे देने थे। हमने कहा अच्छी बात है मैच हो गए। बैंक में तो ये होता है ना, बैंक ने हमें देने होते हैं पैसे, लेकिन यहां बता दो किसने किसको पैसे देने थे। उन्होंने कहा विद सब्सिडरी ओइंग हेलोयन, सब्सिडरी ने पेरेंट को पैसे देने थे। सब्सिडरी ने पेरेंट को पैसे देने थे। सब्सिडरी ने पेरेंट को पैसे देने थे। जब फोन किया तो पेरेंट ने कहा अल्लाह का शुक्र है रिकंसाइल्ड हैं, परेशान ना हो, मैंने भी इतने ही लेने हैं। तो थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश थी, बट देयर इज नो इन ट्रांजिट, कोई इन ट्रांजिट नहीं। अब आपने सिंपली क्या करना था, दो जगह से कितने लोगों ने 750 माइनस कर दिया था, बस दो जगह से 750 माइनस करना। और अगर ऐसे लिखा होता, देखें इधर, द बैलेंस इन द बुक्स ऑफ पेरेंट इज 750, however subsidiary has informed that I have sent you a check of 750 and parent has not received, तो फिर reconcile ना होते। फिर reconcile, अभी क्या लिखा हुआ है, the balances are reconciled। उर्दू में मतलब balances are match, तो मैच हो गए हैं तो दोनों ही की बात कर रहे हैं। लेकिन कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट तो फिर भी करनी पड़ेगी। ये तो नहीं कि रिकंसाइल करेंगे तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं करनी। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट स्टिल नीड्स टू बी डन। अच्छा, ओए होए 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 यार, ये पॉइंट 2 पे पता नहीं कितना टाइम लग जाने आज, पॉइंट 2 के ऊपर। तो हाँ पॉइंट 2 इंशाल्लाह जो है ना, मैं इसको देखता हूँ। इसको ना अगर आपसे नहीं हो सका कोई मसले वाली बात नहीं है। आज के मेरे एजेंडे में शामिल नहीं है पॉइंट 2। आपके दिल में तो लगेगा हल्की सी खलिश। असल में मैंने क्वेश्चन 33 में ये पॉइंट 2 डाल दिया हुआ है, और ये पॉइंट 2 मैंने क्वेश्चन 33 में इंशाल्लाह डिस्कस करना है। लेकिन अनलकीली ये क्वेश्चन 33 आज हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा आज हम थोड़ा पुरानी चीजें करेंगे। क्वेश्चन 33 के लिए आज या कल तक का वेट कर लें। तो इसलिए ये पॉइंट 2 अगर किसी का पेंडिंग है तो ये इंशाल्लाह तसल्ली से मैं डिस्कस करूंगा। इस पर तकरीबन 15 मिनट लग जाते होते हैं डिस्कस करने में। ओके, अब जी थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूं, कल वाली डिस्कशंस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। डिविडेंड पे आए, डिविडेंड पे क्वेश्चन 31। डिविडेंड पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो जरा नजर मारते रहे। डिविडेंड पे जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि डिविडेंड अनाउंस पेरेंट भी कर सकते हैं और डिविडेंड अनाउंस, आज तक हमारे किसी भी सवाल में पेरेंट ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। आज तक हमारे किसी भी सवाल में अभी तक पेरेंट ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। जब कभी पेरेंट अनाउंस करेगा तो फिर देख लेंगे क्या करना है, फिलहाल इसको छोड़ें। हाँ, सवालों में सब्सिडी ने डिविडेंड का ऐलान किया था, और सब्सिडी ने जो डिविडेंड का ऐलान किया था वो हमने क्वेश्चन 12 में डिटेल से डिस्कस किया था कि इसमें 5 सिनेरियोस बनते हैं, इसके 2 हकदार होते हैं, पेरेंट और एनसीआई। तो ये हमने क्वेश्चन 12 में इसकी डिटेल से डिस्कशन कर ली थी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने ये पढ़ा था कि अगर सवाल में लिखा हो, मोहतरम कल छुट्टी करने भाई देखो, कल सवाल में अगर ये लिखा हो कि एंटिटी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, या एंटिटी ने जो है वो इंटरिम या फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि पेड है। और तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि वर्किंग 6 सवाल का हिस्सा है। तो वर्किंग 6 जब सवाल का हिस्सा समझा जाए तो सवाल में फिर वही चीज डाली जा सकती है जो अकाउंटेंट ने की हुई है। तो वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका हो। अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपने वर्किंग 6 में नहीं डालना। ओके, एक कॉन्सेप्ट जो कल जाते जाते किया था वो करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या?
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें डिविडेंड का क्या सलूक करना है, इसमें डिविडेंड का क्या सलूक करना है। अच्छा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो डिविडेंड के साथ सलूक करना है वो बहुत आसान सलूक है, वो आपने तसल्ली से समझना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि डिविडेंड का बांटना कहां आता है और डिविडेंड का मिलना कहां आता है। पहले इसके ऊपर बात कर लें। ये जी सेपरेट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है पैकेजेस की, ये है जी इसकी बैलेंस शीट। ये क्या है? बैलेंस शीट। ये है इसका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड, इसे हम इसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते थे, इसने अनकंसोलिडेटेड नाम रखा हुआ है, हम इसे सेपरेट कहते हैं। अच्छा, ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस है। मोहतरम जो डिविडेंड आता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना बैलेंस शीट में आता है। डिविडेंड आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, डिविडेंड आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। डिविडेंड जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, क्योंकि डिविडेंड ना बिजनेस का खर्चा नहीं होता। क्या मैं ऐसा करूं, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल भी माइनस करूं, सेल में से एडमिन सेलिंग भी माइनस करूं और सेल में से डिविडेंड भी माइनस कर दूं कि ये भी मैंने बांट दिया, तो डिविडेंड क्या होता है? असल में हमारा आता है प्रॉफिट। हमारा क्या आता है? प्रॉफिट। इसको इसने लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर और हम इसे कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पार्क होता है जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पार्क होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये रिजर्व्स वगैरह आ रही हैं, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो इसमें जो प्रॉफिट है हमारा इस साल का कितना था, फिगर याद है? 1346। ये देखें प्रॉफिट और चलते चलते ये 1346। ये जो 1346 है डेट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब आप देखें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये तो आ रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ये एक लाइन आ रही है डिविडेंड। क्या आ रही है? और डिविडेंड देखें ये आ रहा है 1340,691। ये को पुराने साल के प्रॉफिट फाइनल हुए होंगे, उनमें से डिविडेंड बांटा होगा या इस साल का इंटरिम बांटा होगा, उससे हमें कंसर्न नहीं है। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बता दें कि हम क्या करते हैं। आपको याद है हम क्या करते हैं? हम वर्किंग सिक्स इस टाइप की बनाते हैं और वर्किंग सिक्स बना के क्या करते हैं? हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, डिविडेंड माइनस करते हैं। तो उसने भी यही काम किया हुआ है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसको अगर मैं डिविडेंड कह रहा हूं और इसको मैं प्रॉफिट कह रहा हूं तो ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग है। ये मेरा डिविडेंड आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया और ये मेरे क्लोजिंग डन। अच्छा, तो बता दें जी डिविडेंड का बांटना, डिविडेंड का बांटना क्या कभी पी एंड एल में आता है? नेवर। तो इसलिए डिविडेंड की पी एंड एल में डिस्कशन हमारी बिल्कुल सिंपल है। पेरेंट डिविडेंड बांट दे या सब्सिडरी डिविडेंड बांट दे, कभी भी हमारे पी एंड एल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर सब्सिडरी बांटे तो मिलेगा किसको? वो जो पेरेंट को मिलेगा ना, वो पेरेंट अपनी अदर इनकम में डालते। जिसकी इंट्रो की क्लास में आप एंट्री पढ़ते थे, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। डिविडेंड कमाया तो पेरेंट ने डिविडेंड बांटा, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। ये आइटम किसका है? ये आइटम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन या वर्किंग सिक्स का। ये वर्किंग सिक्स होती है असल में, जो हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाते हैं ना, वर्किंग सिक्स होती है ये। तो वहां डिविडेंड अगर अकाउंटेंट ने शो किया हुआ तो हम कर देते हैं वहां पे शो। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो आपको नजर आ रही है, इस टाइप की हम चीज सवाल में बनाते हैं, बट दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग सिक्स। अब मेरा आखिरी सवाल मैं आपको कह रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का आइटम है डिविडेंड, इसलिए डिविडेंड को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस पर शो करने की कोई लॉजिक नहीं बनती कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस पर डिविडेंड का बांटने को शो करें। नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिविडेंड जब अनाउंस हो, चाहे पेरेंट ऐलान करे चाहे सब्सिडरी ऐलान करे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए बोल रहा हूं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पेरेंट बांटे डिविडेंड या सब्सिडरी बांटे, पेरेंट बांटे या, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिएगा सब्सिडरी बांट रही है तो पेरेंट को मिल रहा है, पेरेंट मिलना अपनी अदर इनकम में डालेगा। पेरेंट मिलना कहां डालेगा? अब अगर पेरेंट ने अदर इनकम में डाल लिया हुआ है तो माइनस कर देंगे, अगर नहीं डाला हुआ तो कुछ भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि अदर इनकम में डाल के फिर माइनस करें, फिर हम जरा रिलैक्स हुआ करेंगे, फिर हम अदर इनकम से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अब क्या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कल हमने जाते जाते बनाई थी,
इसके बारे में अगर मैं सिर्फ एक वर्ड बोल दूं, पेरेंट को सब्सिडरी से जो उसका शेयर मिला है, अगर वो इसने अदर इनकम में डाला हुआ है, कल डाला हुआ था क्योंकि सब्सिडरी ने पे कर दिया था तो मैंने कहा था इसने रिसीव कर लिया, फिर कल पेड का लफ्ज़ लिखा था, सब्सिडरी ने पे कर दिया था तो इसने रिसीव कर लिया था। तो अगर एक आखिरी फिक्रा बोल दें, मैं नहीं कह रहा 5 सिनेरियोज, मैं 5 सिनेरियोज की तरफ नहीं लेके जाना, P&L के एतबार से 5 सिनेरियोज अगर डिस्कस करेंगे पता नहीं कितनी लंबी बात हो जाएगी। P&L के बारे में 5 सिनेरियोज नहीं है, P&L के बारे में आपने सादा सी बात सुन लें। P&L के बारे में एक सिंपल सी बात है, अगर मैं भी लिखवाने लगाऊं, अगर पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में सब्सिडरी से मिला हुआ डिविडेंड, बांट तो सब्सिडरी है ना, मिला हुआ डिविडेंड डाल दिया अदर इनकम में, तो इसे क्या कर दें, माइनस कर दें। और इसकी लॉजिक बड़ी जबरदस्त है। इसकी लॉजिक ये है कि सब्सिडरी की सेल और सेल वगैरह हम डाल रहे होते हैं, तो जब सब्सिडरी की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वो सारी डाल दी तो उसका प्रॉफिट ही सारा डाल रहे हैं, तो आप उसका डिविडेंड इनकम भी डालेंगे तो डबल डबल काम हो जाएगा। तो सब्सिडरी की सेल भी तो डाल रहे होते हैं अपने प्रॉफिट्स में, कंसोलिडेट करते हैं, सब्सिडरी के खर्चे भी सारे डाल रहे होते हैं, तो सब्सिडरी का पूरा पैट ही डाल रहे हैं आप अपने प्रॉफिट्स में, तो फिर डिविडेंड भी डाला हमें तो डबल डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ अब पहले रूल लिखवाने लगाऊं, खाली आपको पता है रूल भी समझ नहीं आते जब तक कि सवाल ना आए, फिर हम सवालों की तरफ आने लगे हैं। ये मैंने तो 10-12 मिनट बहस की ना, इन बातों को यार छोड़ दिया करें, बस सादा सी बात एंड पे याद रखा करें। कॉन्सेप्ट नंबर 4 डिविडेंड के बारे में, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पीस शेयर ऑफ, बोले पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, नहीं पूरी बात करें, बोले पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, समझ आ गई बात, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। अगर सब्सिडरी ने ऐलान किया 200 रुपए डिविडेंड है, तो हो सकता है पेरेंट के उसमें से मेरा तो 150 है, बाकी एनसीए क्या। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए का मतलब सुन लें, ये जो हम फेस बनाते हैं जहां सेल वगैरह आ रही होती है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड अदर इनकम में से माइनस करेंगे, अदर इनकम में से माइनस करेंगे। अगर पी ने अदर इनकम में डाला हुआ है, अगर पी ने अदर इनकम में डाला हुआ है, अच्छा बैलेंस शीट के सवालों के बारे में हमने कितनी बातें की थी, 5। बैलेंस शीट के सवालों के बारे में कितनी बातें की थी, 5 सिनेरियो। सब्सिडरी का डिविडेंड जिसने डिस्कस किया था, 5 सिनेरियोस। क्वेश्चन नंबर 12 आपको याद होगा। बैलेंस शीट के सवालों के बारे में 5 बातें की थी। बैलेंस शीट के सवाल का जब मुंह बन रहा हो और वर्किंग्स हो रही हो तो कितनी बातें की थी, 5। लेकिन P&L के सवाल के लिए सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात, पेरेंट बांटे कोई टेंशन नहीं लेनी, सब्सिडरी बांटे कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर पेरेंट को सब्सिडरी से मिले और पेरेंट उसकी एंट्री कर ले, तो फिर ऐसी सूरत में पेरेंट की किसमें पड़ा होगा, अदर इनकम में, तो अदर इनकम में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब हमें सवाल पढ़ के कैसे पता चला करेगा कि पी ने अपनी अदर इनकम में डाला हुआ है या नहीं। अब हमारा ये इशू रह गया, इस इशू पे हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। सवाल पढ़ के हमें कैसे पता चला करेगा पी ने अदर इनकम में डाला है या नहीं। अगर डाला है तो निकाल देना, अगर डाला ही नहीं उसमें कुछ भी नहीं करना। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं, क्या पी ने अपनी अदर इनकम में डाला है या नहीं। मैं 2 सवाल आपके सामने रखने लगा हूं, उन 2 सवालों को सामने रख के आपने मुझे बताना है कि क्या इसने अपनी अदर इनकम में डाला है या नहीं। कल हमने कौन सा सवाल किया, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, ये 2 सवाल मैं आपके सामने रखने लगा हूं, 30 और 31। 31 में मैं ये चेक करने जाने लगा हूं कि पी को जो अदर इनकम, पी को जो डिविडेंड मिला है सब्सिडरी से, क्या वो पी ने अपनी अदर इनकम में डाला हुआ है या नहीं। 31 कल हमने ना इस लाइन को कई एंगल से पढ़ा था, 0.5 को पता नहीं कितने एंगल से पढ़ा था। आज एक और एंगल से आपको पढ़ाने लगा हूं। आज वो जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है उस एंगल से पढ़ाने लगा हूं। एस ने डिविडेंड पे कर दिया, कल लंबी बहस हो गई थी, पे हो गया है। एस ने डिविडेंड पे कर दिया है, तो बोलेंगे अगर एस ने पे किया है तो पी ने, अगर पी ने रिसीव किया है तो फिर कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कर चुका होगा। तो जब अदर इनकम में डाल चुका होगा तो क्या सब्सिडरी का, शुक्र है फिगर्स अवेलेबल है, क्या सब्सिडरी का सारा डिविडेंड अपनी अदर इनकम में डाल चुका होगा या अब पीस शेयर डाल चुका होगा। तो फिर हमने कितना माइनस किया था कल, 90, वो था 90। कल वाला रजिस्टर ढूंढ के 90 पे उंगली रखें और 90 का नाम बताएं आज मुझे, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। डन।
अब क्या 5 सिनेरियो सोचा करेंगे या सिर्फ ये देख लिया करेंगे पीने अदर इनकम में डाला या नहीं? अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन 31। अब कौन सा क्वेश्चन मैंने कहा है? ये आपको पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था, पिछली से पिछली क्लास में। क्वेश्चन 30, ये पॉइंट नंबर 10 आ रहा है। इधर भी तरतीब आगे पीछे हुई है माजरत। पेज 804। सब्सिडरी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ। इसकी मुझे टेंशन नहीं है, इस लाइन की, इसकी मुझे इसलिए टेंशन नहीं है कि जहां तक नहीं सबर, जहां तक बैलेंस शीट बनानी थी ना इस सवाल में, तो वो क्वेश्चन 12 आपको करा दिया हुआ है। इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड का बैलेंस शीट में क्या करना है आपको याद है? इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड का बैलेंस शीट में क्या करना है ये याद है? आज मैं क्या डिस्कस करने लगा हूं? आज मैं डिस्कस करने लगा हूं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस पेस एडजस्टमेंट को कैसे लेके चलना है। डन। तो कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट नंबर 4 के एतबार से अब मैं पढ़ने लगा हूं इस बात को। इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ। अब कोई 5 सिनेरियोज नहीं, ये बात पढ़ के आपके जहन में क्या आ रहा है? पी ने अपनी अदर इनकम में डाला, तो टाइम अगर जाया करने पेपर में तो आप कर लें, अदर इनकम में डाल के फिर बाहर निकाल दें, लेकिन छोड़ने पर क्या करना है, इसको इग्नोर कर दें, तो इसको अदर इनकम से निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लिखें इस बात को, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की हेडिंग दें, छोटा सा लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 4, और यहां पे एक इंग्लिश लिखें या उर्दू। कैश तो भूलते नहीं ना अकाउंटेंट, तो वो तो अदर इनकम में डाला हुआ है। कैश की डेबिट साइड को तो छोड़ो, उसकी टेंशन में दराज में पड़ा हुआ है, उसकी टेंशन के लिए। अच्छा लिखें जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, ये इस पॉइंट के साथ मैं लिखवा रहा हूं पेज 804। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम अदर इनकम। पीस शेयर ऑफ, पी का हिस्सा एस के डिविडेंड में, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम अदर इनकम ऑन फेस ऑफ, is not deducted from other income on face of consolidated statement of comprehensive income, is not deducted from face of consolidated statement of comprehensive income because तो लिख लेना, अगर आप रुक जाते हैं तो समझ में नहीं आते, साथ साथ डिक्टेशन चल रही होती है। because it is not recorded by P, और उसने डाला ही नहीं तो फिर हम डाल के निकालें क्यों, रिलैक्स करें। because it is not recorded by P, मैं दोबारा बता देता हूं, P's share of S dividend is not deducted from other income on face of consolidated statement of, because it is not recorded by P, ये P ने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा जी, अब आप से फाइनल कुछ बातें होने लगी हैं जी, कॉन्सेप्ट को दिखा देता हूं। अब आपसे फाइनल कुछ बातें होने लगी हैं, फाइनल। बैलेंस शीट यहां से बनना शुरू होती है, वर्किंग 4 तक जाती है, 5-6 तक नहीं जाती। बैलेंस शीट यहां से बनना शुरू होती है, वर्किंग 4 तक जाती है। यहां पे डिविडेंड का क्या करना है, क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोस। डन, बात खत्म होगी मेरी, सही। बैलेंस शीट यहां से बनना शुरू होती है, कहां तक जाती है, वर्किंग 4 तक जाती है। यहां तक डिविडेंड का क्या करना है, क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोस। पहली बात खत्म। दूसरी बात, एक चीज भूल ना जाए आपको, वर्किंग 6 जो हम अक्सर स्क्रीन पे बनाते हैं, वर्किंग 6 के बारे में तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट बात बताई है, इसको आपने किसी बात से लिंक नहीं करना। वर्किंग 6 के बारे में सादा सा रूल याद कर लें, ये सवाल का हिस्सा है। अगर अकाउंटेंट ने वर्किंग 6 में डिविडेंड डाला है तो आप डाल दें, अगर अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया तो आप कर दें, अगर नहीं किया तो करने की जरूरत नहीं। ये बात किसके बारे में होगी, वर्किंग। और तीसरी और आखिरी बात, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मुंह, अगर पेरेंट ने, इसमें मैंने कहा था पी का बांटना है, इसके बांटने की टेंशन लेनी, पेरेंट को जो मिले उसकी टेंशन लेनी है। अगर पेरेंट ने पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड अपनी अदर इनकम में डाल दिया है, जैसे कल वाले सवाल में पेड था तो फिर रिसीव हो गया होगा तो डाल दिया होगा, तो डाल दिया तो फिर इसको क्या कर दें, निकाल दें। ओके, ये थी कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। चलें जी, अब हम देखते हैं होमवर्क का सवाल, और इंशाल्लाह डिविडेंड की एडजस्टमेंट आती रहेगी, हमारे साथ ही चलती रहेगी, कोई मसला नहीं, इसको साथ साथ रिवाइज भी करते रहेंगे। तो ये 3 बातें मोटी मोटी आपके जहन में होनी चाहिए। होमवर्क के सवाल में देखें जी क्या सिनेरियो था। यार अब आपने ना, ये जब मैं डिविडेंड के एडजस्टमेंट पढ़ने लगा हूं ना, तो आपने मुझे 3 एतबार से सोचवाना है, 3 एतबार से। नंबर 1, बैलेंस शीट में वर्किंग 4 तक क्या करना है, वर्किंग 6 में क्या करना है, और P&L के फेस पे क्या करना है। 3 एतबार से डिविडेंड के एडजस्टमेंट को आपने पढ़ना है। कौन सी है, किधर है, पॉइंट नंबर 7,
एस पेड डिविडेंड एट 20%, एस ने पे कर दिया डिविडेंड एट 20%, किधर एस ने डिविडेंड पे कर दिया 20%, कैपिटल कितने हैं? 2000 है, कितना 400, ये इसको कहते हैं एस का फुल डिविडेंड, एस का। अच्छा जी, पहला सवाल मेरा बैलेंस शीट के एतबार से सोचें, बैलेंस शीट के एतबार से सोच के बताएं यहां से लेके वर्किंग 4 तक क्वेश्चन 12 जहन में लाएं। ये 5 सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो है? पेड वाला सिनेरियो है, तो ना कोई रिसीवेबल होगा किसी की किताबों में, ना कोई पेबल होगा, तो कुछ करने की जरूरत। दूसरा सवाल, वर्किंग 6 में मैंने रूल कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखवाया था। वर्किंग 6 में आपने डिविडेंड अगर अकाउंटेंट ने डाला तो डाल देना, नहीं डाला तो नहीं डाला। क्या वर्किंग 6 में डिविडेंड शो करेंगे? बिल्कुल 400 शो करेंगे। वर्किंग 6 तो सवाल का पार्ट होती है। वर्किंग 6 में अगर आपने 400 ना शो किया तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग या क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग जो भी आप बैलेंस निकालना चाह रहे हैं गलत निकल आएगी। तो अकाउंटेंट ने अगर डिविडेंड डाल दिया तो शो करना पड़ेगा। अकाउंटेंट डिविडेंड रिकॉर्ड कर चुके हैं क्योंकि उसने क्या कर दिया, वर्किंग 6 में पूरा 400 डालना पड़ेगा। आखिरी बात, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मुंह किसने बांटा है? किसके बांटने की टेंशन नहीं, मिला किसको होगा? पी को। पी ने क्या अदर इनकम में डाल दिया होगा। अगर ये पे कर चुका है तो उसने रिसीव करके कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कर दी होगी। अगर उसने अदर इनकम में डाल दिया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस अमाउंट का 80% हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इस अमाउंट का 80% हमें माइनस करना पड़ेगा। 320 पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। ये एडजस्टमेंट कल जाते जाते करवाई थी। वैसे हमें अदर इनकम में से क्या करना पड़ेगा जी? निकालना पड़ेगा। अब इंशाल्लाह ना याद कराया करें, सुबह सुबह आते रोजाना एक दफा डिविडेंड की एडजस्टमेंट्स दोहरा लिया करेंगे। आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। अब जब तक सवालों पे ज्यादा अप्लाई नहीं होंगी बात समझ नहीं आएगी। सवालों में इंशाल्लाह अप्लाई करते रहेंगे। कल वाले सवाल की तरफ आ जाए जी। क्वेश्चन 30 चल रहा था हमारा, क्वेश्चन 31 जी। सवाल में क्या क्या मसले आए थे? लेट्स रिवाइज। ओ हाँ, ये स्काई ब्लू वाली लाइन इस सवाल में रहती है, स्काई ब्लू वाली लाइन को एक्सप्लेन करना। लेकिन उससे पहले आमतौर पे हमें आदत होती थी कि बीबी होती है, बीबी 120, और क्या होती है? फेयर वैल्यू। लेकिन इस सवाल ने एक और चीज क्या दे दी थी? वैल्यू इन यूज। तो हमने क्या किया था? हमने पहले रिवैल्यू किया था, बीबी और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके एक एंट्री ये कर दी थी डिफरेंस की। फिर 100 को रिवाइज्ड बुक वैल्यू समझा था, और रिवाइज्ड बुक वैल्यू समझ के हमने 100 के ऊपर एक कैलकुलेशन परफॉर्म की थी इंपेयरमेंट टेस्ट की। फिर इंपेयरमेंट लॉस हमारा नहीं आया था तो फिर इस 0 की हमने एंट्री कर दी थी इंपेयरमेंट लॉस के एतबार से। अच्छा, ये सवाल में एक्विजिशन डेट क्या थी? 1 2015। बैलेंस शीट डेट 30 जून 16। कंसोलिडेशन डेट। अच्छा, एक्विजिशन डेट पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है? कुछ इंफॉर्मेशन जरा बताएं हल्की फुल्की। क्या क्या फिगर्स गिवन होती हैं? एक मोटी मोटी चीजें, परचेज कंसिडरेशन, बोले परचेज कंसिडरेशन, पेड टू सौदी, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है जो वर्किंग 1 में जाती है। और क्या गिवन होता है डेटा? एनसीआई की फेयर वैल्यू वगैरह गिवन होती है, या कभी कभी एनसीआई का प्रोपोर्शनेट शेयर गिवन होता है। एक काम, हाँ शेयर कैपिटल तो ठीक है इंप्लाइड है। एक काम हम और करते हैं, वो ये करते हैं कि सब्सिडरी के एसेट्स का सरप्लस और लॉस भी रिकॉर्ड करते हैं। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन लॉस, लेकिन किस दिन का? ऑन एक्विजिशन डेट का। एक्विजिशन डेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड करते हैं। डन। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस है ये इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी होता है ताकि एक्विजिशन डेट के ऊपर सब्सिडरी के एसेट्स फेयर वैल्यू पे आ जाएं और हम कंसोलिडेशन की वर्किंग में वर्किंग 1 में गुडविल सही निकाल सकें। और ये हुक्म किस स्टैंडर्ड का? IAS 16 का नहीं है। ये जो हम रिवैल्यूएशन करते हैं ये IAS 16 का हुक्म नहीं है, ये हुक्म है हमारे स्टैंडर्ड का IFRS 3 और 10 का। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना फेयर वैल्यू की, इसका मतलब ये नहीं कि अब अगले दिन से सब्सिडरी अपनी किताबों में चीजें रिवैल्यू पे ले आएगी। सब्सिडरी अपनी किताबें हमेशा ही उसका दिल चाहे तो कॉस्ट मॉडल पे रखे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक अब मेरा सवाल है कि अगर कभी पेपर में जिन एसेट्स को एक्विजिशन डेट पे हमने उनकी फेयर वैल्यू निकाली थी उनकी फेयर वैल्यू इस दिन भी गिवन कर दे तो उसको कंसिडर करना है या इग्नोर करना है? मिसाल के तौर पे एक्विजिशन डेट क्या जी? 1 अगस्त 15। 1 अगस्त 15 को सब्सिडरी की बुक्स में लैंड आ रही थी 10 रुपए की, और उसकी 1 अगस्त 15 को, और उसकी फेयर वैल्यू आ रही थी 12 रुपए।
₹2 की एंट्री बताएं, लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन, क्रेडिट, डन। इसके बाद सवाल ने हमें छेड़ने के लिए लैंड की फेयर वैल्यू दे दी 13 इस दिन की, इसने छेड़ने के लिए ऐसे जैसे मच्छर डंग शायद देखा करें, तो सवाल में ना ऐसे उसने 13 हमें फेयर वैल्यू दे दी किस दिन की, कंसोलिडेशन डेट की। हम क्या समझे थे, हम ये समझे थे हम वर्किंग वन में फेयर वैल्यू मॉडल पे आ चुके हैं। IFRS 310 बोला प्लीज आप फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं आए, ये एक एडजस्टमेंट निहायत मजबूरी में करनी पड़ी है ताकि गुडविल सही निकल आए। इट डजंट मीन कि वी हैव स्विच टू फेयर वैल्यू मॉडल। आज के बाद अगर सवाल में फेयर वैल्यू दे दे तो उसे इग्नोर करो। यू आर नॉट अप्लाइंग IAS 16, यू हैव कैलकुलेट, उर्दू में बातें, आपने एक्विजिशन डेट के ऊपर सरप्लस सिर्फ इस वजह से निकाला था ताकि गुडविल की प्राइस सही निकला है। और जाहिर बात है जब भी दुनिया में नेगोशिएशन होती है तो बुक वैल्यूज पे नहीं हो सकती। सऊदी किंग जब चीजें बेच के जा रहा होगा तो कहेगा मेरी लैंड इतने की होगी है, बिल्डिंग्स इतने की होगी है। मजबूरन IFRS 3 और 10 में हमें रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना पड़ा था, लेकिन स्टिल वो रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं था, वो वर्किंग वन की एक मजबूरी थी, जिसकी वजह से आरजी तौर पे हम रिवैल्यूएशन की तरफ स्विच कर गए थे। लेकिन अब ईयर एंड के ऊपर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं रहना। ईयर एंड पे अगर फेयर वैल्यू दे भी दे तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। बल्कि अगर मैं आगे की बात करूं, आप पेरेंट से पूछेंगे तू ग्रुप का ओनर है, तू बोल कौन सा मॉडल पसंद करता है। पेरेंट ने कहा तुझे आज तक मेरी किताबों में सरप्लस नजर आया? हमने कहा जितनी क्लासें हमने पढ़ी आज तक तेरी सेपरेट किताबों में तो सरप्लस नजर नहीं आया। पेरेंट की जो सेपरेट होती थी किताबें, पेरेंट ने कहा तुझे आज तक मेरी किताबों में कभी सरप्लस नजर आया? तो हमने कहा तेरी किताबों में सरप्लस नजर नहीं आ रहा आज तक, तो तू सब्सिडरी का सरप्लस क्यों रिकॉर्ड करे? कहते हैं मैं तो वर्किंग वन के लिए मजबूरी के तौर पे करना चाह रहा था। अब जब ईयर एंड आया तो ईयर एंड के ऊपर आके उसने हमें तंग करने के लिए फेयर वैल्यू दी। हमने पेरेंट्स से पूछा यार क्या इरादा है चीजों को फेयर वैल्यू पे लाने? कहते नहीं आई लाइक कॉस्ट मॉडल, मुझे तो कॉस्ट मॉडल पसंद है, तो मजबूरी के दर्जे में मैंने किया था। तो फिर इस दिन की फेयर वैल्यू आप इग्नोर करेंगे। इस दिन की फेयर वैल्यू क्या करेंगे? अगर पेरेंट कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल मुझे पसंद है, उसके सवाल मैंने कराने हैं, तो जल्दी ना करें, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल ये जरा स्काई ब्लू वाली लाइंस पढ़ें। द ग्रुप इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल। ग्रुप को पसंद है कॉस्ट मॉडल। सर आप फिर वर्किंग वन में क्यों सरप्लस रिकॉर्ड करते हैं? आप ग्रुप कह रहे हैं मुझे कॉस्ट मॉडल पसंद है, और यार वो मजबूरी है हमारी, गुडविल सही नहीं निकल सकती। द ग्रुप इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल। तंग करने के लिए एक लाइन डाली उसने, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज इंक्रीज टू इतने मिलियन एट 30 जून 16। ईयर एंड पे बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 30 जून 16 को 110 हो गई है। तो ईयर एंड पे परेशान करने के लिए उसने दी। अब मैं करूंगा क्या? अब मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का, लेकिन इधर देखें, इधर मैं लिखूंगा बिल्डिंग की बोलें फेयर वैल्यू इस दिन की कितनी दी है? 110। और मैं अब लॉजिक लिखने लगाऊं, आई विल इग्नोर इट, बोले आई विल इग्नोर इट बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। ये तो मजबूरी में किया था हमने। बिकॉज ग्रुप इज यूजिंग, बोले बिकॉज ग्रुप इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल। सर अगर इधर फेयर वैल्यू मॉडल ग्रुप यूज कर रहा होता, उस सवाल करानी है आपको, सबर करें, करा देंगे। तो फिलहाल ग्रुप कौन सा मॉडल यूज करे? इधर मैं छोटा सा लफ्ज ऐड करने लगा हूं ताकि आपको अगर मेरी लॉजिक्स भूल जाए तो ये बात याद रहे। मजबूरी में क्या करना पड़ा था? सरप्लस डालना पड़ा था, मजबूरी में था। इसका मतलब ये नहीं था कि हम फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ स्विच कर गए। ये जो स्काई ब्लू वाला था कल, सारी उसकी लॉजिक है। ये ऊपर लिखा हुआ है एक्विजिशन डेट। मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ऑनलाइन वाला बच्चा साथ वाले से नहीं पूछ सकता। वो रिवाइंड कर सकता है जी। एक्विजिशन डेट पे क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं? परचेज कंसीडरेशंस मालूम की जाती हैं, एनसीआई की फेयर वैल्यू मालूम की जाती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस IFRS 3 और 10 की रोशनी में मजबूरी में निकाले जाते हैं। मतलब ये नहीं होता हम रिवैल्यूएशन मॉडल पसंद कर रहे हैं और जब ईयर एंड आ जाता है तो दोबारा रिवैल्यूएशन मॉडल को हम लिफ्ट नहीं कराते। वाई? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ग्रुप कौन सा मॉडल पसंद कर रहे हैं? कॉस्ट मॉडल। वो मजबूरी में रिवैल्यूएशन होगी भी, उसको आप चलाना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, साथ से पालना पड़ेगा। ऐसे साथ साथ आपको याद होगा सरप्लस को डेप्रिशिएट भी फिर हम करते रहते हैं। वो मजबूरी एक दफा की थी, उसको चलाना पड़ेगा। I will ignore this because group is using cost model. तो मैंने जवाब दिया है, इसको जवाब दे। नहीं इसको जवाब दे। हाँ सबर करो, मैं खाऊंगा, इसी अगले सालों में आएगा। ठंडी करके खाओ। ये किसी और टीचर का डायलॉग बोला आपने या वैसे कहीं सर? नहीं, ठंडी करके खाओ। ओके, फ्रीजर में रख के खाओ भाई। चलिए जी आ जाए। जा रहा
अच्छा जी, आज हमारी इसके ऊपर बहस है परचेज कंसिडरेशन पेड, क्योंकि आज अब इतना टाइम नहीं बचा कि पूरा सवाल हो सके, तो परचेज कंसिडरेशन पेड के ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी, और वो जो शेयर एक्सचेंज है वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन 17, P acquired 797, P acquired 80%। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें, गुडविल निकालनी है और रिटेन अर्निंग निकालनी है। ग्रुप रिटेन अर्निंग का क्या मतलब है? CRE। ग्रुप रिटेन अर्निंग का मतलब है CRE। P acquired 80% of S, rupees 200 million shares, 80% of 200 million shares। समझ आ गई बात? तो P acquired 80% of 200 मिलियन उसका शेयर कैपिटल था, उसमें से हमने कितना बाय कर लिया? 80%। अच्छा एक चीज बता दें, वैसे S के शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स आपने मुझे बताने हैं, टोटल। एक्सेलेंट, 20 मिलियन शेयर्स। किसी तरह हाइलाइटर यूज करके ऊपर लिख लें, S टोटल शेयर्स कितने जी? एक बात सुने, दो गलतियां होती हैं, एक मिनट सुने, दो गलतियां होती हैं। कुछ बच्चे इसको 200 मिलियन शेयर समझ लेते हैं, फिर वो 200 मिलियन इनको शेयर समझ के 200 मिलियन ही शेयर समझ के आगे चलते हैं। हालांकि 200 मिलियन सब्सिडरी के शेयर है ही नहीं, सब्सिडरी का 200 मिलियन कैपिटल है, 200 मिलियन कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है। वो तो बैलेंस शीट में गिवन होती थी ना, चीजें आराम से समझ आ जाती थी, अभी तो अंग्रेजी में लिखी हुई है, तो इसे समझना पड़ेगा चीज को। तो कितने शेयर हैं जी? 20। और कुछ लोग समझते हैं कि 20 मिलियन हमने सारे खरीद लिए हैं, और भाई 80% ऑफ दीज शेयर हमने खरीदा है। तो इसका मतलब है पी बॉट, जिस लाइन का जो मतलब हो, किसी तरह जिस तरह मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं आप लिख लिया करें, कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके। पी बॉट, बोले बोले बोले, एक्सेलेंट, 16 मिलियन शेयर्स। पी ने सब्सिडरी के 16 मिलियन शेयर खरीदे। चलें जी, P acquired 80% of S, rupees 200 share capital on January 2017, when S had a retained earning of rupees 50। मोहतरम ये प्री है, अब बैलेंस शीट से तो नहीं चीजें मिलेंगी ना हमें, ये प्री है, प्री। when S had a retained earning of 50, जब S की रिटेन अर्निंग कितनी थी? 50। तो ये एक्विजिशन डेट की है ना, ये क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग हमें चाहिए, क्लोजिंग भी हमें चाहिए, हमने सवाल सॉल्व करना है, CRE कैलकुलेट करनी है, तो ये प्री आ गई, प्री। पेरेंट, पेरेंट पेड, पेरेंट एग्रीड टू पे, पेरेंट गेव। सऊदी किंग को पेमेंट्स होने लगी हैं, सऊदी किंग को पेमेंट्स होने लगी हैं। पेरेंट पेड 50 मिलियन कैश, पेरेंट एग्रीड टू पे 90 मिलियन आफ्टर 2 years, 3 years। यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20। पेरेंट एग्रीड टू पे आफ्टर 3 years, एंड पेरेंट गेव, दे भी दिए, 2 शेयर जो एस के आए थे उसके बदले गेव द ओनर्स ऑफ एस। ओनर्स ऑफ एस का नाम किसी को याद हो? ओनर्स ऑफ एस, यहां सऊदी किंग मुराद होगा। ऑल्सो गेव ओनर्स ऑफ एस, ओल्ड ओनर्स, ऑल्सो गेव ओल्ड ओनर्स ऑफ एस 2 shares of P for every 3 आ रहे हैं, उसके बदले 2 शेयर हमारे जा रहे हैं। डन। अब जी थोड़ा सा वो हमें मिली नगमे में को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लो, ये बात बन गई। बोले, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लो। तो एक उसे पैसे दे दिए, शेयर भी दे दिए, और पैसे देने का वादा भी कर लिया, क्योंकि सब्सिडरी बला है, इतनी महंगी चीजें ऐसे तो नहीं मिलती। तो थोड़े से पैसे उसे हमने भी दे दिए, थोड़े पैसे देने का वादा कर दिया, बाकी हमारे पास फिर भी नहीं पैसे पूरे हो रहे थे, फिर उन्होंने कहा यार हमारे शेयर ले ले। इट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन paid to Saudi king for buying S। बोले, purchase consideration paid to Saudi king for buying S। अच्छा, फेयर वैल्यू पेरेंट के शेयर्स की गिवन है कितनी? 45। ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट रेट चाहिए ना भाई, डिस्काउंट रेट क्यों चाहिए? P has a cost of capital of 10%, डिस्काउंट रेट टाइप चीज है, डिस्काउंट रेट क्यों चाहिए? और यार 3 साल बाद पैसे देने हैं तो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। लीज में तो हर साल पैसे देने होते थे ना, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो उसको एनओटी का फॉर्मूला लेकर डिस्काउंट करते थे। लेकिन इसमें तो जीआरबी यूजीआरबी टाइप की चीज समझ लें, एक ही दफा दी जा रही है,
तो इसको तो सिंपल डिस्काउंटिंग करेंगे। तो इसको अगर आज मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं 90 मिलियन को, तो 90 मिलियन पे रिकॉर्ड करूं या प्रेजेंट वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू। कितने साल बाद 90 देने हैं, और अगर आज देने पड़े, इसको सिंपल डिस्काउंट करेंगे या एनओटी का फॉर्मूला लगा के? सिंपल डिस्काउंट करेंगे। ओवर जी। ये सारी बातें सामने रख के 50 मिलियन की एंट्री मुझे बता दें जल्दी से। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इसकी एंट्री करा दी हुई है। इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और इसकी एंट्री आज इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल। तो ये 3 एंट्रीज कर लेकर लेते हैं। किधर है? चलें जी 50 मिलियन की एंट्री करवाएं। कि मैं कौन सी वर्किंग करने लगा हूं? वर्किंग 1.1, वर्किंग 1.1। लेकिन मैं साथ साथ वर्किंग 1.1 की आपको क्या करके दूंगा? एंट्रीज भी करके दूंगा। वर्किंग 1.1 ओके। वर्किंग 1.1 में मुझे क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, कैश गिवन बोले 50। इस 50 की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 50 से। मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर रहा हूं और साथ साथ आपके लिए जनरल एंट्रीज भी कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, मैं तीसरा पॉइंट पहले करने लगा हूं क्योंकि ये हमें आता है। तीसरा पॉइंट पहले करने लगा हूं, तो जल्दी से तीसरे पॉइंट की एंट्री कर लें। 1-2 मिनट देता हूं। रफ वर्किंग में कहीं एंट्री कर लें तीसरे पॉइंट की। आप लोग अपनी किताब से देखें, मैं वर्किंग्स का फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और आपको भी दिखा दूं। कौन सा सवाल था जिसमें ये किया था पहली दफा? मतलब ये फॉर्मेट यूज कर लें, भूल गया तो ये फॉर्मेट यूज कर लें। पी इज बाइंग, वो हमने निकाल लिया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी इज बाइंग 16 मिलियन शेयर्स ऑफ एस। पी विल शेयर इट्स, विल इशू इट्स। फॉर्मेट ऊपर पी के शेयर रखने थे, मैंने कहा नीचे एस के। चलें जी, बताएं जी। पी इज बाइंग, पी इज बाइंग 16 मिलियन शेयर्स ऑफ एस। पी एस के 16 मिलियन शेयर बाय कर रहे हैं। पी विल इशू, पी कह रहा है कि द ओल्ड ओनर्स को, सऊदी किंग को, पी ऑल्सो गेव सऊदी किंग टू एस के 2 शेयर्स जो आ रहे हैं फॉर एवरी। अच्छा, पी ऑल्सो गेव द ओनर्स ऑफ एस, यहां पे बात खत्म होगी। पी ऑल्सो गेव द ओनर्स ऑफ 2 शेयर्स ऑफ पी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ एस। 2 शेयर्स ऑफ पी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ एस। तो 2 शेयर्स ऑफ पी फॉर एवरी, तो आपको कहा था डिनोमिनेटर में एस के शेयर लिखा करने हैं। 2 शेयर्स ऑफ पी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ एस। 16 10.67 मिलियन शेयर्स। डन। अच्छा जी, एंट्री में व्हाइट बोर्ड पे कर देता हूं। शेयर प्राइस बता दें जी। किसने किसको शेयर दे दिए? पेरेंट ने अपने शेयर सऊदी किंग को दे दिए। तो फेयर वैल्यू ऑफ पी शेयर इज, और फेस वैल्यू 35 रुपए का प्रीमियम। अच्छा, अब एंट्री करने का ना आसान तरीका देखा करें। एंट्री करने का आसान तरीका, ये जो आपने क्वांटिटी निकाली है ना, इसको 3 दफा लिख लिया करें। क्वांटिटी को 3 दफा लिख लिया करें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ये एक जगह छोड़ा मैं बीच में, किसी चीज की जगह छोड़ा हूं। क्वांटिटी को 3 दफा लिख लें। कितना जी? 10.67 मिलियन शेयर्स। अच्छा, ये 3 दफा लिख लिया। अब पी के शेयर की मार्केट में कीमत कितनी है?
45 रुपए, और फेस वैल्यू 10। अब आपने 45 लिखना है इधर, और इसका 10 लिखना है इधर, और इसका 35 लिखना है इधर। चलें जी, आप बता दें जवाब क्या आ रहा है। 480.15, 106.370.4, यार 0.45 तो ना करो ना, ऊपर वाली नीचे वाली एंट्री टैली नहीं करेगी। नहीं पॉइंट चलो एक लगाने दो मुझे। 0.15 है तो ये 0.33, अब बराबर होगी। ऊपर 480 करना पड़ेगा। अच्छा इसको 480 आ रहा है एग्जैक्ट, और ये फिर चलो ठीक है, फिर खत्म करो काम सारा। 373। ओके फिर ये काले पुले डालते कोई नहीं, एक काला गिरा नीचे। तो बता दें जी किसने शेयर इशू किए? पेरेंट ने। पेरेंट ऑल्सो गेव द ओनर ऑफ एस, क्या दिया जी? 2 शेयर्स ऑफ पी, यहां मेरा कॉमा लगाएं एस के बाद, 2 शेयर्स ऑफ पी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ एस। तो डिवाइड किसके शेयर से किया करने? एस के, और मल्टीप्लाई पी के शेयर से। चलें ये तो सारी आपको डिस्काउंटिंग आती है, अगली चीज तो मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले इसकी फिगर लिखवा दें यार। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? वैसे बैलेंस शीट मांगी नहीं। शेयर प्रीमियम में कितना जाएगा? इन्वेस्टमेंट की प्राइस अभी निकल रही है, इसमें कितना डालूं इन तीनों में से? डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ऐड करूं लेस करूं? ऐड कितना? 480 कैश गिवन और शेयर्स गिवन। अच्छा जी कैश टू बी गिवन कितने? कैश टू बी गिवन कितने साल बाद पैसे देने का वादा किया? 3 साल बाद। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त कितना बन रहा है? इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। बोले 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 क्या? कैश टू बी गिवन। अच्छा यार ये जो है ना प्रेजेंट वैल्यू, आप इधर निकाल लें, मैं इधर निकाल, जो मर्जी करें, प्रेजेंट वैल्यू बस निकालनी है। कितने पैसे देने हैं? कितने साल बाद? 1.1 रेज़ टू पावर -3। जिस तरह जीआरबी जो जीआरबी को सिंपल डिस्काउंट करते थे। 60 ये 68 की एंट्री बताएं, एंट्री साथ साथ चलाएं। इसका ना एक नाम रखा हुआ है किताबों में, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, क्योंकि प्रोली तो पे कर दिया ना। परचेज कंसिडरेशन पेएबल 68। चलें जी टोटल करें। 598 बनाएं जी वर्किंग वन। एडजस्टमेंट अकाउंट क्या लिखूं? इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1.598। अच्छा अब ना मैं साथ साथ बैलेंस शीट भी आपको बना दूं ताकि ये तीनों एंट्रीज आपको समझ आ जाए, लेकिन बैलेंस शीट सवाल में मांगी नहीं है। इधर पीपी वगैरह आते हैं, आपको पता है, इधर गुडविल वगैरह आती है, और इधर पेरेंट का शेयर कैपिटल, पेरेंट का शेयर प्रीमियम, सीआरई, ये सारी चीजें आती हैं। डन? ओके अब जरा मुतवज्जो रहिएगा। एंट्रीज पोस्ट करवाएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, कैश क्रेडिट हो चुका होता है, इसको टेंशन ना लें अभी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। और मोहतरम ये पेरेंट अपने शेयर इशू कर रहे हैं, और पेरेंट के जो बैलेंस शीट वाले शेयर हैं वो भी कोई होंगे पुराने। ऐसा तो नहीं पेरेंट किसी के पांव पे नहीं खड़ा होगा, पेरेंट अपने पांव पे खड़ा होगा। तो ये एक्स मुझे नहीं पता जानी, क्योंकि ना बैलेंस शीट पेरेंट की दी हुई है, ना पेरेंट का शेयर प्रीमियम बैलेंस शीट में दिया हुआ, तो पेरेंट का डेटा दिया ही नहीं हुआ। आपको याद होगा ये जो फिगर्स होती थी ये प्लस करके हम डालते थे इसमें, तो ये प्लस करके, क्योंकि एक दो आवाजें मुझे अभी आ रही थी जिस वजह से मुझे बनाना पड़े कि 107,373 को यहाँ डाल दो। एक दो आवाजें कुछ इस किस्म की हल्की फुल्की आई थी। और खुदा के लिए ये सब्सिडरी का शेयर कैपिटल होता है, और ये पेरेंट अपने शेयर इशू कर रहा है, इस वजह से मुझे ये करना पड़े, वरना मैंने ये करना नहीं था। एक दो आवाज कान में पड़ गई थी। तो 10373। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में परचेज कंसिडरेशन पेबल, अभी मैं इधर कॉलम में लिख रहा हूं कितना? 3 साल बाद पे करनी है ना,
तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में परचेज कंसिडरेशन पेबल। और एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली हो नहीं कर रही हो वो बैलेंस शीट के सवालों में देखा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं समझने के लिए बातें बता रहा हूं कि अगर रिकॉर्ड नहीं की हुई तो ऐसे रिकॉर्ड होंगी। हाँ। चलो क्लास के बाद कर लेना। अच्छा जी प्लीज। अच्छा एक एडजस्टमेंट अब आपने मुझे खुद बतानी है। ये जो हमने पेबल बुक कर लिया है, पेबल बुक कर लिया फिलहाल, तो ये पेबल अगर किताबों में इसी तरह खड़ा रहा, पेबल किताबों में इसी तरह खड़ा रहा, 68 ही खड़ा रहा, अगर ये 68 खड़ा रहा पहला साल भी, दूसरा साल भी, तीसरा साल भी, तीसरे साल के एंड पे जब सऊदी किंग आएगा पाइजन 90 मिलियन, उस वक्त तो मसला हो जाएगा। हम पेबल डेबिट करेंगे 68, पेबल डेबिट करेंगे 68 और उसे कैश 3 साल बाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं बात। तो फिलहाल प्रेजेंट वैल्यू की मद में कितना देना है मैंने, लेकिन 3 साल बाद कितना देना है 90। तो अगर वो 3 साल बाद मेरे पास आता है तो मेरा पेबल कितना बुक हुआ है, मांगने वाला कितने मांग रहा है 90। अब बताएं अगर मांगने वाला 90 मांग रहा है, मेरे पेबल में पड़ा हुआ है 68, तो मैं पेबल डेबिट करूंगा 68 से, कैश क्रेडिट करूंगा 90 से, तो डिफरेंस कोई ना कोई आएगा। ये डिफरेंस 3 सालों का इंटरेस्ट है, ये डिफरेंस 3 सालों का, ये लेट पेमेंट आपने उससे मांगी है, एक तरह का उधार कर लिया आपने उससे। अगर आज उसे पैसे दे देते ना तो उससे 90 मिलियन पे बात नहीं होनी थी, फिर थोड़ा हमने उससे कम करा लेने थे, शायद आज उसे पैसे देते वो 68 ही मान लेता, लेकिन उसने 3 साल बाद की मदद मांगी इसलिए उसने कितने मांगे 90 मांगे। अब मुझे आप बता दें व्हाट शुड आई डू, 68 को तो साल गुजर चुका है, ये बैलेंस शीट बन रही है 31/12/17 को, और मुझे बता दें ये एंट्रीज मैंने किस दिन की हैं सारी, 1 जनवरी 17 को खड़े होकर की हैं। क्यों 1 जनवरी 17 को की हैं, ये देखें लाइन 1 जनवरी 17, लेकिन मेरे से 31 दिसंबर 17 की भी फिगर्स मांगी हुई हैं। तो मैं अगर आपके समझने के लिए बैलेंस शीट ना हो 31/12/17 को, तो आपका क्या ख्याल है 68 को अपने हाल पे पड़ा रहने दे या हर साल हल्का हल्का ग्रो कराएं, हर साल हल्का हल्का ग्रो कराएं, हर साल हल्का हल्का ग्रो कराएं, हत्ता के 68 पहुंचते पहुंचते 90 पे पहुंच जाए। अच्छा अगर इसको ग्रो कराना है, इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो डेबिट किसे मारेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को। तो जब भी मोहतरम आप किसी लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसे बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता तीसरे साल तक 90 पे ले जाना होता है। इस कॉन्सेप्ट की हमने IAS 37 में इतनी रिवीजन करनी है कि हमें 3 दिन लग जाएंगे, हमें 3 दिन लग जाएंगे इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन करते हुए, और इसकी काफी एंट्रीज IAS 37 के सिलेबस में, बल्कि IFRS 15 में भी आप कुछ इस किस्म का काम करते थे। डेटर शेटर को आपको पैसे देते थे, 2 साल बाद 3 साल बाद डेटर आपको पैसे देता था, तो उसमें भी कोई आप काम करते थे। अच्छा चलें जी, अब एंट्री में बताने लगा हूं, एंट्री देख लें पहले। ये एंट्री मैं इसके नीचे करने लगा हूं क्योंकि सेंट्री का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये एंट्री ना इस इन्वेस्टमेंट को हिट नहीं करेगी, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं कि ये टोटल मेरा गलत है। अगली एंट्री ये होगी लायबिलिटी को बढ़ाने और बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता किस पे ले जाना है। अब मैं एक एंट्री करने लगा मोहतरम 31/12/17 पे। ये तीनों मैंने एंट्रीज कब की हैं 1 जनवरी 17 पे। ये एंट्री कब करूंगा, अच्छा इसका ना सिंपल सा तरीका होता है, 68 को आपने पकड़ना है और पकड़ के इस पर 10% इंटरेस्ट लगा देना है। ये बिल्कुल उस तरह है कि आपने शायद इससे 68 का उधार कर लिया, जिस तरह बैंक नहीं होता, बैंक से 68 अभी ले लें, 3 साल बाद उसे 90 दे दें, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन बनी है। 68 इंटू 10% 6.8, चलो यहाँ पर नहीं याद आ गई, ठीक है कोई मसला नहीं। 6 मिनट डेबिट इन्वेस्टमेंट नहीं मार सकते, असल में आपने उसे लेट पेमेंट कराई है, इसको इंटरेस्ट में डालना पड़ेगा। तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट होगी कितना जी 6.8। अगर P&L का सवाल हुआ तो फिर फाइनेंस कॉस्ट में ऐड कर देंगे, लेकिन अनलकीली ये तो बैलेंस शीट का सवाल है, तो फिर क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये खर्चा किसको पड़ा है, किसने खरीदा है, किसने खरीदा है, पेरेंट ने खरीदा है, पेरेंट ने खरीदा है। तो पेरेंट ने खरीदा तो पेरेंट ने लेट पेमेंट कराई है, तो पेमेंट फिर ये खर्चा बर्दाश्त करे पेरेंट, उसको CRE में डालना है हमेशा आपने। तो आज एक नई चीज आ गई जो हैंड रिटन नोट्स में कहीं डिस्कस नहीं थी, CRE की ऐसी एडजस्टमेंट जो हैंड रिटन नोट्स में कहीं डिस्कस नहीं थी, और प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसी एडजस्टमेंट जो हैंड रिटन पेज 7 पे भी नहीं थी। हैंड रिटन पेज 7 पे ये एडजस्टमेंट नहीं थी, हैंड रिटन पेज 7 पे इंटरेस्ट डेबिट ये वाला नहीं था। तो बताएं जी क्या एंट्री करूं, आप कराएं जल्दी यार। मैं 31/12/17 पे खड़ा हूं ना, थोड़ा सा तो ग्रो कराएं इसको ऐसा हमने मैंने माना 90 पे लेके जाना है, थोड़ा सा तो ग्रो करवा दें। लायबिलिटी ये तो ओपनिंग बैलेंस था, ये एडिशन हो गई, क्लोजिंग 74 पॉइंट, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे साल शायद ये 18 या 90 पे चले जाए, नहीं दूसरे साल शायद 85 पे चली जाए, तीसरे साल शायद 90 पे चली जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो कराएंगे। अच्छा जी एंट्री जरा पूरी करवा दें। अगले साल इंटरेस्ट कैसे निकलना है, IAS 37 में इस पे बड़ी तफसीली बात होनी है, अगले साल इंटरेस्ट कैसे निकलना है। अच्छा जी बोले एंट्री, लायबिलिटी क्रेडिट इंटरेस्ट डेबिट वर्किंग 3, लेकिन एक बात याद रखें यार, वर्किंग 3 जो है ना, नहीं जरूरी नहीं एंट्री हो चुकी हो, अभी तो सवाल में बताया नहीं एंट्रीज हुई है नहीं, इसलिए मैं तो सारी कर रहा हूँ। एक बार याद रखिएगा, जब कोई पेपर में वर्किंग 3 खाली आ जाए ना MCQs में, तो वर्किंग 2 आपको करनी पड़ेगी।
क्योंकि इससे सीआरई में कुछ जाने ना। तो बहरहाल मुझे ये एंट्री पोस्ट करवाएं जी, एंट्रीज रिवाइज करवाएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल रिकॉर्ड किया या ग्रो किया? फिलहाल रिकॉर्ड किया। इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? इंटरेस्ट या सीआरई डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। अब आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूं, सवाल की रिक्वायरमेंट ए और बी सॉल्व कर लें। पूरा सवाल आप खुद ही पढ़ लें। पहले उधर ही रखो कैमरा। ये 90 मिलियन हमने सऊदी किंग को पे करना है 3 साल बाद पेरेंट ने। यकम जनवरी को हम इसकी लायबिलिटी बुक करेंगे 68 पे, 3 साल बाद सऊदी किंग को 90 मिलियन का चेक बना के दे देंगे। इससे एनसीए का कोई ताल्लुक नहीं। वो एडजस्टमेंट्स होती थी जो सब्सिडरी की बुक्स में होती थी। कौन खरीद रहा है सबसे इस वक्त हिस्सा? पेरेंट खरीद रहा है। तो जब पेरेंट खरीद रहा है तो पेरेंट खुद अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। पेरेंट को चाहिए था कि 90 मिलियन अभी दे देता, लेकिन उसने 90 मिलियन नहीं दिया। पेरेंट ने कहा थोड़ा बाद में दे दूंगा। तो इससे एनसीए को क्या ताल्लुक? इमरान खान को क्या टेंशन? इमरान खान को क्या टेंशन के पीटीसीएल सऊदी किंग को कब पैसे दे, कैसे पैसे दे? जनवरी को कब क्या पे हो जाना है? नहीं, यकम जनवरी 20 को पे होना है। ये 90 मिलियन कब पे होना है? यकम जनवरी 20 को। तो यकम जनवरी 17 को इसमें से कितना बुक कर लिया? 68। 31/12/17 को साल गुजर गया तो करीब आ गए पेमेंट के, तो लायबिलिटी बढ़ा ली ताकि तीसरे साल के एंड तक बढ़ाते बढ़ाते 90 तक ही पहुंच जाएं। लेकिन दूसरे तीसरे साल की एंट्रीज मैं नहीं करा रहा भाई। अब सारा डेटा अवेलेबल है, कैमरा इधर ले आओ, मैं ब्रैकेट से हटा रहा हूं। अब पूरा सवाल आपके सामने है। हाँ यार, पंगा तो वो लेता है। पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू दे दिया 31/17 की, पंगा तो वो लेता है। इसको छोड़ें आप, मैं क्या करूं? पेरेंट के शेयर की किस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए थी हमें? जिस दिन पेरेंट ने सऊदी किंग को शेयर दिए। पेरेंट ने सऊदी किंग को शेयर दिए कब? यकम जनवरी को। तो उस दिन की फेयर वैल्यू मैंने यूज कर ली है। ये ऐसे ही परेशान करने के लिए अब डाटा देने लगे आजकल। इसको काट दें। गुडविल निकला, इस सीआरई का कैरेड ऑन आ गया। हाथ खड़ा कर दें। वेल डन, जल्दी कर लें बाकी लोग भी। चलो जी, आ जाओ। जे रिटेन अर्निंग किस दिन की है? यकम जनवरी 17 की, जिसने उसको बाय किया हमने। अच्छा जी, इधर आए। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल जहां आपको पता है ये तो टोटल उठाते होते हैं, ये ना भूल जाइएगा। ये बैलेंस शीट उठाते थे, ये टोटल उठाते थे, ये बैलेंस शीट से उठाते थे टोटल वाला। एट 31 दिसंबर 17 साल के एंड पे पी हैड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 2, और चाहिए भी साल के एंड वाली होती है। जहां नहीं होती थी वर्किंग 6 करके निकालनी पड़ती थी। जी कितनी है? 250 एंड ऐसे रिटेन अर्निंग ऑफ 230 और एनसीए की फेयर वैल्यू 60। एनसीआई 60। अच्छा जी, कितना? 40 डबल एंट्री साथ करें, 408 की क्लोज होगी। डबल एंट्री करना, ये तो इंट्रो में आदत डाली जाती है। अच्छा 180 का 80%। इसको छोड़ने पर वैसे एनसी निकालने की जरूरत नहीं है। 180 144
3.2। सवाल की रिक्वायरमेंट्स को मैं सर्कल लगा दूं, ये है और ये है 387 पॉइंट, ये मांगा हुआ था और ये मांगा हुआ था। भाई लाओ जरा कैमरा उधर कर लो, किसी ने पॉज करके नोट करना है तो ले आओ। अच्छा जी, सऊदी किंग के पास है ही क्या सब्सिडरी के शेयर्स? सऊदी किंग के पास है क्या सब्सिडरी के शेयर्स? उसके बदले पीटीसीएल क्या कहता है, यार ये मुझे शेयर चाहिए, पैसे ले ले, मेरे शेयर्स ले ले और कैश टू बी गिवन, थोड़ा सा वादा ले ले मेरे से, थोड़े से पैसे ले ले, थोड़े से शेयर ले ले, थोड़े से पैसे लेने का वादा ले ले। सऊदी किंग कहते चैन नहीं आ रहा, सऊदी किंग कहते चैन नहीं आ रहा। थोड़े से बिस्किट ले ले, सऊदी किंग कहते हैं नहीं यार पागलों की वाली बात ना करो। एक ऊंट ले ले, सऊदी किंग कहते हैं नहीं। पेरेंट ने कहा ठहर ठहर ठहर, तो मेरी बिल्डिंग है वो ले ले, कहते हैं हाँ मजा आया, कहते हैं मेरे नाम लगवा दे, मेरे नाम लगवा दे, बिल्डिंग दे दे, अपने बिल्डिंग दे दे। कोई बिल्डिंग होगी पीटीसीएल की, कसूर में कहीं भी कोई 2-3 कनाल बिल्डिंग होगी, तो पीटीसीएल ने कहा थोड़ी सी मेरी बिल्डिंग ले ले, कहते हैं हाँ ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। क्वेश्चन 21 हाँ पेरेंट एक्वायर्ड 5075 कहां से आ गया यार, हद हो गई। पेरेंट एक्वायर्ड ये हो चुका हुआ है, पेरेंट एक्वायर्ड 5000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, 5000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, ये सब्सिडरी के टोटल नहीं है। जब स्टेटमेंट फॉर्म में चीजें आ जाए तो थोड़ी अकल लगाया करनी है, ये नहीं कि बैलेंस शीट की तरह रेडी में होंगी। पी एक्वायर्ड 5000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 1 जनवरी 2021, 5000 शेयर्स सब्सिडरी के किसने दे दिए? सऊदी किंग ने। किसको? पेरेंट को। और बदले में क्या तय हुआ देखते हैं जी, बदले में क्या तय हुआ? बाय ट्रांसफरिंग कैश, नो, बाय ट्रांसफरिंग पीस शेयर्स, बाय ट्रांसफरिंग पीस लैंड। हमने क्या ट्रांसफर कर दिया? पीस लैंड। ओके यार इसको बिल्डिंग कर लो समझने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने एक सवाल पूछना है इसलिए उसका मैं जवाब भी आपको फिर दे दूंगा। इसको बिल्डिंग कर लें समझने के लिए। अच्छा, पी एक्वायर्ड 5000 शेयर्स ऑफ एस बाय ट्रांसफरिंग बिल्डिंग, बाय ट्रांसफरिंग पीस। पेरेंट ने कहा नहीं चैन आ रहा था, ये बिल्डिंग जब बिल्डिंग देख ले वो पसंद है वो ले ले। तो हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ, यार बिल्डिंग की फेस वैल्यू भी दी हुई है और मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, दोनों दी हुई है। बिकी तो नहीं ना, बिकी तो नहीं ना, अभी बिकी तो नहीं, लेकिन ट्रांसफर तो उसको कर दी, एक तरह की चली गई हमारे पास से। तो दो चीजें दी हुई है, बीवी एफवी, बीवी एफवी, बीवी, बस दो चीजें दी हुई है। ठीक है जी, ये सब्सिडरी की बिल्डिंग नहीं है जिसका रिवैल्यू करने बैठ जाए इधर आप, ये सब्सिडरी की बिल्डिंग नहीं है, ये पेरेंट क्या दे रहा है? अपनी बिल्डिंग। किसको? सऊदी किंग को। अच्छा चलें एक बात बताएं, इंट्रो की क्लास में बिल्डिंग बेचने की एंट्री क्या पड़ी थी? कैश डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट और गेन क्रेडिट। अगर मैं इधर लिखूं, किसी को एतराज है तो बता दे। आपके पास कोई बिल्डिंग पड़ी हुई है, आपने बाजार में बेच दी, तो कैश आ जाएगा फेयर वैल्यू जितना। आपकी बुक्स में बिल्डिंग किस पे पड़ी होगी? बुक वैल्यू पे। नहीं, अपनी बुक्स में तो मैं कॉस्ट मॉडल आमतौर पे यूज करे होते हैं, तो आपकी बुक्स में बुक वैल्यू पे पड़ी होगी। और ये वाली फिगर कौन सी होगी? तो ये मोहतरम बताएं, ये मैंने एंट्रीज की अमाउंट्स लिखी हैं या बताया कि अमाउंट्स में क्या आता है? तो इंट्रो की क्लास में टीचर कहता था बेटा बिल्डिंग बेचने की एंट्री करो, तो आप कहते थे बिल्डिंग क्रेडिट, कैश डेबिट, गेन क्रेडिट। ये गेन होता था, ये आपको पता है बुक वैल्यू होती थी, और ये क्या आता था? कैश। अब आप बता दें, पीटीसीएल अपनी बिल्डिंग बाजार में बेच के पैसे ले रहे हैं या शेयर ले रहे हैं? शेयर ले रहे हैं, ऐसा ही है। तो बस ये एंट्री हो जाएगी। तो क्या एंट्री बन गई बोले? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। लेकिन मोहतरम आपको पता है एक और मसला आया करेगा ना, बेचने के ऊपर गेन लॉस आते हैं चीजों के। तो अब आप मुझे बता दें, इन तीनों को देखिएगा,
मैं कैसे प्यार से उठा के इधर लाता हूं। चलें, चलिए थोड़ा और नहीं ना, अब वो इसको ऐसे ले जाते ना, इनको अलग से प्यार से ले जाते। चलिए गेन नु भी ले जाओ फिर। हाँ बीबी ठीक है, गेन नु भी ले जाने हैं, मीनू भी ले जाओ। हाँ तीनों भी ले गए। हाँ दोगी तो टेंशन ना लिया कर। ओके चलिए एंट्री कर दें, एंट्रीज कर दें। इसको ना ब्रैकेट में ले लें, फेयर वैल्यू को बीवी को ब्रैकेट में ले लें और गेन को ब्रैकेट में ले लें। आज के बाद आपने मेरे से ये नहीं पूछनी है एंट्रीज किन अमाउंट से करनी है, मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया। ये गेन मैं लेके जाऊंगा, खबर कर जा। ये गेन अदर इनकम में जाएगा अगर P&L का सवाल हुआ। बैलेंस शीट के सवाल में बताता हूँ किधर जाएगा। अच्छा बिल्डिंग तो चली गई ना, मैं क्या करूं उसका। अच्छा जी बोलें, कैरिंग वैल्यू कितनी है और फेयर वैल्यू? अगर हम सऊदी किंग को बिल्डिंग ना देते तो बाजार में बेच के गेन कमा सकते थे, तो अभी सऊदी किंग को दे दी हमें चीज। जी बिल्डिंग की बुक वैल्यू 88। ये फिगर जरा हाईलाइट करनी है आपने, इन्हीं फिगर से एंट्रीज की करें पेपर में। जी फेयर वैल्यू 108 आ गया, या उसके बदले सब्सिडी के शेयर आ गए। गेन कितना 20। अब अगर ये एंट्री अकाउंटेंट ने कर दी फिर तो हमने कुछ नहीं करना। अगर अकाउंटेंट ने कर दी और नहीं अकाउंटेंट ने की होगी तो कर देंगे एंट्री। अब बता दें कहाँ कहाँ पोस्ट होनी है। इन्वेस्टमेंट डेबिट 108 इधर आ जाएगा, 108 इधर आ जाएगा। अगर ये अकाउंटेंट एंट्री इसलिए भूल सकता है कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है बहुत, और मेरे ख्याल से पेपर में अगर सवाल आएगा तो अकाउंटेंट एंट्री भूलेगा ही, क्योंकि आपसे एक करवाना पसंद करेगा। तो बिल्डिंग क्रेडिट कितने से 80 से, बिल्डिंग बैलेंस शीट में आ रही होगी 88 से क्रेडिट कर देंगे -88। और ये गेन आ सकता था पेरेंट को अगर ये बाजार में बेच देता, लेकिन अभी इसने बाजार में नहीं बेचा, फिर भी गेन तो आ गया ना। तो गेन किसको आया है? पेरेंट को। याद रखिएगा ये जो परचेज कंसिडरेशन की जितनी एडजस्टमेंट्स है ना, ये पेरेंट की बुक्स में ही होती हैं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं एनसीआई से, ये सारी पेरेंट की बुक्स में होती हैं। तो P&L को हम ब्रैकेट में लेके CRE, तो ये एडजस्टमेंट आपको पेजेस पे नहीं मिलेगी, और ये P&L वाली फिगर भी हैंड रिटन पे 7 पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर P&L का सवाल आ गया तो मोहतरम इसको अदर इनकम में डालिएगा। ये आपस की ट्रांजैक्शन नहीं है कि उल्टाना है, ये पेरेंट और सब्सिडरी की बात नहीं हो रही, ये पेरेंट और सऊदी किंग की बात हो रही है। हमने उसे 88 वाली चीज देके 108 वाली चीज ले ली, हम खुशी रिकॉर्ड करेंगे, तो इसे अदर इनकम में डालना पड़ेगा पेपर में। तो हैंड रिटन पे 7 में अदर इनकम में एक और चीज ज़हन में रख सकते हैं। हाँ जी, अदर इनकम में प्लस कर देंगे 20। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, असल में ये एंट्री अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भूल गए तो फिर हम सेपरेट को तो छेड़ नहीं सकते पेपर में, तो इसलिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस में लाके इसको ऐड कर देंगे 20। क्लास से टीचर निकल रहा होता है, अब बच्चा टीचर को तो कोनी मार नहीं सकता, तो साथ वाले को कोनी मार के कहता है अच्छा डेप्रिसिएशन का क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन का क्या बनेगा। ओ भाई डेप्रिसिएशन सऊदी किंग अपनी बला से चार्ज करता रहे, हमें क्या। वो बिल्डिंग हमने क्रेडिट कर दिया है, और चाचू जो चीज बिक जाती है उसे हम डेप्रिशिएट नहीं करते। नहीं सर, फिर भी सर डेप्रिसिएशन का कुछ तो होगा ना। ओ भाईजान जो चीज बिक जाए इंट्रो की क्लास में आप उसको डेप्रिशिएट करना बंद कर देते थे, तो जो चीज बिक गई है उसे हम डेप्रिशिएट करेंगे या जिसने खरीदा है वो डेप्रिशिएट करेगा। और सऊदी किंग की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में तो सब्सिडरी की होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सब्सिडरी को हमने नहीं बेचा कि उस एतबार से सोचिए अब डेप्रिसिएशन इंपैक्ट है तो लिख लें नो डेप्रिसिएशन इंपैक्ट। डेप्रिसिएशन इंपैक्ट इसका कोई नहीं है, पता चले वो एग्जामिनर भी पागल हो, बिल्डिंग की रिमेनिंग लाइफ दे दे, आपने भी चिक्के कोई ना कोई इंटेलिजेंट होती हो। सऊदी किंग तो अब चला गया, वो बिल्डिंग का मालिक है, बिल्डिंग को जो मर्जी करे, हमने तो दे दिया। सब्सिडरी का अपनी मालिक लावा, वो ओल्ड ओनर था सब्सिडरी का, उसे छूट करा दिया हमने। हाउ दिस एडजस्टमेंट शुड बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये इस तरह शो होगी। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लो, नहीं तसल्ली हो रही, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, कहते नहीं मजा आया, कहते नहीं, कहते और कुछ, कहते सब्सिडरी की तुझे पता ही नहीं जान कितनी है सब्सिडरी में, ये तो 4-5 चीजें देखे मेरा गुजारा नहीं चलना, कुछ और। आपने कहा चल थोड़े से डिबेंचर ले लो, कहते हाँ, कहते अब मजा आया। अब PTCL प्रिंटिंग मशीन से डिबेंचर प्रिंट करेगा। आप PTCL बोले प्रिंटिंग मशीन से क्या प्रिंट करेगा? डिबेंचर प्रिंट करेगा। अच्छा बैठे बैठे ना किसी बच्चे को ना एकदम कुछ हो जाने और उसने कहना ये क्या क्या चाहता है सऊदी किंग, ये चाहता क्या है,
और ये सऊदी किंग की डिमांड्स अगर इसी तरह बढ़ती गई तो पता नहीं आपने क्या क्या जो है वो सऊदी किंग को ऑफर करते रहना है। तो ये तो क्लास खत्म ही नहीं होनी, सऊदी किंग की तो ऑफर ही चलती रहनी है। तो ना पैसों से चैन आ रहा है, ना उसे चैन आ रहा है शेयर्स लेने से, ना उसे बिल्डिंग लेने से चैन आ रहा है। इतनी बेचैनी क्यों है उसकी तबीयत के अंदर? क्या हो गया हमारे चीते को, क्या हो गया शहजादे को? इससे क्या क्या मसला हो सकता है? जरा वो मसला जो है आज आप बातें नहीं पर खत्म होनी, किधर रह गया? तो मोहतरम पेज 480 है ना हमारी बुक में, जिसमें ये सारी एंट्रीज दी हुई है। पेज 480 हमारी बुक में है, डिस्कशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पेज 480 पे ये सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। पेज 480, पेज 480 काफी पीछे जाके होगा। 498 कर लें, चलें 498 जी हज़रात। कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट डेबिट, देखते हैं साथ साथ। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर्स ऑफ पी इशूड एज परचेज कंसिडरेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजिंग फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ पी एट द डेट ऑफ, सारी असूल भी लिखे हुए हैं सारे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल आगे लिख लें, पेरेंट का होता है ये, और शेयर प्रीमियम पेरेंट की बुक्स में जाके डालते हैं हम। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कौन सी वाली एंट्री जी? ये वाली। अच्छा ये मैं डिवेंचर भी कराने लगा हूं, डिवेंचर भी कराने लगा हूं, ये भी ना करें। डेफर्ड कंसिडरेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ें। डेफर्ड कंसिडरेशन तो हो गया। इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेफर करके 3 साल बाद पैसे देने हैं, और फिर इंटरेस्ट डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। तो इसको डेफर्ड लायबिलिटी हमने नाम लिखा हुआ है। मैं इसको आसान कर देता हूं, डेफर को वही नाम रखते हैं जो हमने रखा हुआ है, परचेज, वही नाम रखते हैं, परचेज कंसिडरेशन पेएबल। हाँ ये भी एक है, कोई मसला नहीं, परचेज कंसिडरेशन पेएबल नीचे वाला भी एक आ रहा है, वो खैर है, नो प्रॉब्लम। परचेज कंसिडरेशन पेएबल डन, इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल, और इंटरेस्ट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल डन। ये वाली एंट्री जरा लिख लें, 68 और 6.8 और क्वेश्चन 17। यार भाई पूछ रहे हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट क्या होता है? ये मैंने IAS 37 में बताना था। आप देखिए हम डिस्काउंट को खोल रहे हैं, डिस्काउंट कितना था? देखा 90, नहीं देखना 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 देखना, वाइंडिंग अनवाइंडिंग का डिस्काउंट तो एक्शन से ही समझ आता है। देख 90 था, 90 को लपेटते 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 68 हो गया। अब उसको खोलें तो 74 हो जाएगा, फिर खोलेंगे तो पहले 90 को लपेटते लपेटते कितना किया था, अब इसको खोला 6 पॉइंट। इट इज अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को खोल रहे हैं हम दोबारा। लेवल है अकाउंटेंट्स का, ऐसे ऐसे लफ्ज यूज करते हैं, बंदा हंस हंस के लोटपोट हो जाता है क्लास में। 6.8 अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ओके ये भी हमें अभी नहीं किया, ये भी नहीं किया अभी। एसेट इज गिवन फॉर एक्विजिशन ऑफ एस, जैसे अभी हमने बिल्डिंग की थी तो बिल्डिंग फेयर वैल्यू पे आनी थी, इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे आनी थी, और बिल्डिंग बीवी पे आनी थी, और अदर इनकम बैलेंसिंग आ जाना था, वो CRE में जाना था। ये क्वेश्चन नंबर 21 में करके आया ना, क्वेश्चन 21। ये कितनी थी इन्वेस्टमेंट? 100, और ये कितनी थी, और गेन 20, ये 88। अच्छा जी अगली बात क्या जी, सऊदी किंग ने क्या कहा, मुझे शेयर दे दो या डिवेंचर दे दो? डिवेंचर दे दो। चलें बस एक छोटी सी जनरल एंट्री करके डिवेंचर की फिर क्लास खत्म करते हैं। निकालें, पेज कौन सा बन रहा है? 797। अब जी सऊदी की क्या डिमांड है, आप मुझे शेयर इशू करें या डिवेंचर इशू करें? सर ये क्या होता है शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना? मतलब इसमें थोड़ा सा बस फर्क होता है कि सऊदी किंग को अगर खुदा खौफी होती है तो सऊदी किंग कहते हैं मुझे शेयर इशू कर दो, और अगर सऊदी किंग को खुदा खौफी नहीं होती तो फिर वो कहते हैं मुझे डिवेंचर इशू कर दो। अब अगर सऊदी किंग को शेयर इशू कर देंगे ना तो कल कल को इसे डिविडेंड मिला करेगा, लेकिन वो डिविडेंड हमारी कंसोलिडेशन से उसका ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि ये तो पेरेंट और सब्सिडरी की तो ट्रांजैक्शन नहीं है ना, इसलिए उसकी डिविडेंड की मैंने बातें नहीं, क्योंकि बात ऐसे फैलती जाएगी, किसी और तरफ निकल जानी है। तो वैसे आपको जनरल बात कर रहा हूँ, ये क्या होता है शेयर इशू करना या डिवेंचर इशू करना, इसमें सिर्फ सिंपल सा फर्क है। हम सऊदी किंग को कहते हैं मोहतरम आप शेयर ले लो तो फिर आपको डिविडेंड आता रहेगा, लेकिन डिविडेंड कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। अब सऊदी किंग कहते हैं नहीं यार मरने का प्लान मेरा कोई नहीं, मुझे आप सूद दो, तो आप मुझे डिवेंचर इशू कर दो। अब आप इसको क्या इशू करते हैं, अब डिवेंचर पे आप इसको हर साल इंटरेस्ट देते रहेंगे, तो उस इंटरेस्ट की एंट्रीज मैं नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ डिवेंचर इशू करने की एंट्री कर रहा हूं। तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री बता दें,
इन्वेस्टमेंट, डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम तो क्रेडिट नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या एंट्री कर देंगे, डिवेंचर। तो ये भी एक तरह का उधार ही हो गया, लेकिन प्रॉपर सफे आप उसको इशू करेंगे, जैसे शेयर इशू करते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते रहेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री का सवाल कह देगा नहीं हुई तो हम कर देंगे इसका इंटरेस्ट तो नॉर्मल तरीके से, इंटरेस्ट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। बने जी, ऑन यकम जनवरी 2018 पी एक्वायर्ड 80% ऑफ, मोहतरम ये गिवन ही क्वांटिटी है, ये रुपीज नहीं गिवन, ये रुपीज नहीं गिवन, ये गिवन ही क्या है, क्वांटिटी। ऊपर लिखें अफ्रीकन क्वांटिटी, अफ्रीका में भी जाने ना आपने, हर किस्म की अंग्रेजी सीखें। तो क्वांटिटी कितनी होगी जी, उसका कितने परसेंट हमने बाय किया, 80%। तो इस तरह की कुछ लाइन में लिख देता हूं, पी बॉट 120 million shares of S. Clear? On यकम जनवरी 18 P bought 80% of 150 million rupees 10 और इसके रुपीज 10 ऑर्डिनरी शेयर्स को ब्रैकेट में ले लें, इसे शेयर कैपिटल में निकाल सकता हूं लेकिन कोई जरूरत नहीं है निकालने की। On यकम जनवरी 18 P acquired 80% of 150 million of S for an immediate cash payment of 20। ओहो, ये बीच में पता नहीं क्यों डाल दी, ये तो सांसी एंट्री है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये तो सांसी एंट्री है, वैसे बीच में डाल दी। फॉर एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 20 एंड इशूड, एंड ये ना आपने स्क्रीन से देखना है, वरना समझ नहीं आएगा, अभी पहली दफा पढ़े ना, वरना समझ नहीं आएगा। एंड इशूड 2 लोन नोट्स, एंड इशूड issue 2 loan notes for every, ये लोन नोट्स डिबेंचर्स होते हैं, issue 2 loan notes for every 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48 49 50, दरम्यान में से वीडियो कट करवा दिया मैंने। अच्छा, तो 48 49 50 शेयर्स मुझे आएंगे, उसके बदले मैं उसे 2 लोन नोट्स दे दूंगा, 2 डिबेंचर दे दूंगा। तो पहले ऐसा करें, वो वाला काम कर लें जो हम पहले करते होते हैं, स्क्रीन पे देख के, इस बात को छोड़ के स्क्रीन पे देख के, 2 लोन नोट्स फॉर एवरी 50 शेयर्स एक्वायर्ड। तो पहले ये वाला काम कर लेना ना यार, इस फॉर्मेट में आराम आराम से चीजें लिखते हैं ना, क्या जल्दी है। हाँ जी बताएं जी, पी इज बाइंग, कितने शेयर्स बाय कर रहे हैं, 1, किसके शेयर्स, एस के। पी विल इशू इट्स ओन, बोले डिबेंचर्स, डी का वो किधर होता है, मुंह इधर होता है, इसको क्या हो रहा है याद नहीं आ रहा, इधर ही होता है डिबेंचर। पी विल इशू इट्स, बोले पी विल इशू इट्स किसको, सऊदी किंग को। 150 नहीं मेरे भाई, जरा ना तसल्ली से एक दफा पढ़ो। ऑन यकम जनवरी पी एक्वायर्ड 80% ऑफ 150 मिलियन शेयर्स, 150 मिलियन शेयर्स का 80% बाय किया, तो हमारे पास फिर 120 मिलियन शेयर्स आए होंगे। अच्छा, उसमें से जो हर 50 आए हैं, हर 50 आए हैं, आपको याद है एस वाली फिगर नीचे लिखते हैं, हर 50 शेयर के बदले हमने क्या देना है, शुक्र है 2 पहले ऊपर ही लिखा हुआ, इसी तरह 2 लोन नोट्स देने हैं। तो 4.8, हाँ करेंगे बिल्कुल, 4.8 मिलियन डिबेंचर्स या लोन नोट्स, ये कागज होते हैं शेयर्स की तरह, 4.8 मिलियन डिबेंचर उनको इशू करेंगे। नोट कर लो आंसर नंबर 20। जल्दी उठ के चले जाइएगा, वरना सऊदी किंग ने एक और डिमांड कर देनी है। ये सवाल खत्म होता है ना तो आपने निकल जाना चुप करके, उसने कुछ और भी मांग लेना, वरना अब जब आप जान ले लें, अब जान आ गए और क्या चाहता है। तो भाईजान ठहर जो, अब मसला बताएं, ये तो क्वांटिटी निकला ही ना, तो क्वांटिटी पिछले सवाल में कितनी निकली थी, 10.67, उसको मल्टीप्लाई किससे किया था या, लेकिन डिबेंचर्स की आमतौर पे फेयर वैल्यू नहीं होती, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू होती है, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू होती है। अब वो फेस 10 रुपए भी हो सकती है, 20 रुपए भी, फेस वैल्यू सवाल बताएगा हमें। डन। अब मैंने एंट्री करनी है, एंट्री करने के लिए मैंने आपको कहा है पहले आप लिख लिया करें क्वांटिटीज, 120 को 10 पे डिवाइड नहीं करना। अच्छा, ये पता नहीं क्या नाश्ता भी नहीं करके आए होते, रात को नींद भी नहीं पूरी हुई होती चाचा मैं जब ये लाइन पढ़ रहा था ना, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि 150 के साथ रुपीज 150 मिलियन ने लिखा हुआ, तो ये ऑलरेडी क्वांटिटी है, और 200 के साथ रुपीज 200 लिखा हुआ है, इसलिए पहले तो क्वांटिटी भी निकालनी पड़ी थी।
ओके चलें जी। अच्छा भाई, तो पहले क्वांटिटी बताएं। 4 पॉइंट। अब हमें प्राइस चाहिए, प्राइस। प्राइस ये क्या है? इशूड एट पार, इशूड एट फेस वैल्यू, इशूड एट फेस वैल्यू 2 लोन नोट्स फॉर एवरी 50 शेयर्स। 2 लोन नोट्स। अब 100 ऑब्वियसली हम ढूंढ रहे थे, काफी देर से फेस वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, तो आप ऐसा करेंगे, एट पार को अंडरलाइन करके ₹100। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100। एक दफा ना अगली क्लास में आपने मुझे याद कराना है, मैं आपकी ये आखिरी लाइन दोबारा पढ़ूंगा। इसमें ना 2-3 लफ्ज मिले हुए हैं, एट पार भी आ जाता है, बीच में ₹100 आ जाता है, बीच में 2 आ रहा है, तो ये थोड़ी सी लाइन ना ऐसे कंफ्यूजिंग सी है, कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन ये लाइन आपने मुझे बतानी है, कल दोबारा आते ही मैं बताऊंगा। अच्छा, अब 10% तो यार इंटरेस्ट रेट है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसकी कोई बात करनी है, मैं आपसे कल कर लूंगा। 10% इंटरेस्ट रेट है, इसको छोड़ें। बताएं जी, फेस वैल्यू पे इशू करने हैं 100, 480। बता दें ये पोस्टिंग, अगर ये एंट्री अकाउंटेंट भूल गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट 480, ये यहां पे आएगा 480, और डिवेंचर पेएबल नॉन करंट लायबिलिटीज में 480। डिवेंचर पेएबल, इंटरेस्ट की बात मैं कल करूंगा यार, मेरी बातें सुन लिया कर यार, मेरी बातें सुन लिया कर। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा था कि आज आप घर में अकेले में बैठ के जरा तसल्ली से सोचें आप अपने साथ कर क्या रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं मुझे, क्या आप खाली P&L का सवाल कर सकते हैं बैलेंस शीट बनाए बगैर? खाली P&L का सवाल, उसमें आपको वर्किंग 5 करनी पड़ेगी, खाली P&L का सवाल। तो ये काफी दिन से सवाल जो है वो आप लोगों को आ रहा था, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे थे। तो पेज नंबर 801 पे, पेज 801 पे। अच्छा एक बात याद रखिएगा यार, ये 6 साल पहले खरीदा है, तो P&L में 6 सालों की डेप्रिसिएशन तो नहीं डाल के आ जाएंगे? कुछ कारण है आप लोगों ने, 6 साल पहले खरीदा है, P&L में 6 सालों के डेप्रिसिएशन तो नहीं डाल के आ जाएंगे? P&L में कितने साल डेप्रिसिएशन डाल के आएंगे? तो ये खाली P&L का सवाल है, तो खाली P&L का सवाल कभी आपने किया नहीं, तो आज जरा ट्राई कीजिएगा खाली P&L का सवाल, इसमें 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, कोशिश करने 20 मिनट में खत्म हो जाए। पेज 801 ओवर।